नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसपे हम खास बात करेंगे भारत और जर्मनी के बीच मित्रता, सहयोग और सहकार के नए आयाम की। भारत और जर्मनी दोस्ती की नई उड़ान। मैं हूं निखिल सिंह और दोनों देशों के लिहाज से आज का दिन बेहद विशेष और ऐतिहासिक है जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत की यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्ज इस बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभा की गतिशीलता के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए बातचीत हो रही है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्ज ने 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और साफ तौर पर कहा कि ये भारत और जर्मनी के लिए यही सही समय है और यही समय है जब वो एक साथ सहयोग के साथ आगे बढ़े, कदम ताल करें और सिर्फ एशिया पैसिफिक के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए तमाम जो नए सॉल्यूशंस हैं वो लेकर के आए और विकास की एक नई इबारत लिखें। और 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार की दृष्टि से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो 7वां भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बेहद महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही तमाम नई उम्मीदें इस 7वें आईजीसी से लगाई जा रही हैं और इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि ये जो नया जो 7वां आईजीसी है ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा सहयोग की बात होगी, जो सुरक्षा की बात है वो होगी और भारत और जर्मनी के बीच अंतर सरकारी परामर्श दरअसल होता क्या है ये भी समझने की ज़रूरत है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल अंतर सरकारी परामर्श के मायने क्या है। संवाद और मंथन का विस्तृत सरकारी ढांचा है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और हर 2 वर्षों पर इस मंच की बैठक होती है। तो यह ऐसा प्रमुख मंच है जो हर 2 साल में दोनों देशों के मंत्रिमंडलों को एक साथ लेकर आता है और तमाम विविध विषयों पर, खासतौर पर आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों पर बातचीत होती है। जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत इस तरह की बातचीत करता है। तो मित्रता और सहयोग किस लेवल पर है इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये प्रारूप आपसी सहयोग की विस्तृत समीक्षा का अवसर देते हैं कि किस तरह से जो आपसी सहयोग है कैसे वो आगे बढ़ रहा है। सहभागिता के नए अवसरों की भी पहचान हो पाती है इस तरह के अंतर सरकारी परामर्श पर जो हर 2 वर्ष में होते हैं। दोनों देशों के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित सहयोग पर बातचीत करते हैं, यानी कि आपस में बातचीत होती है विभागीय स्तर पर, मंत्रिमंडलीय स्तर पर और उसके बाद संवाद और मंथन की जो रिपोर्ट होती है जो मंत्रिमंडल के स्तर पर की जाती है वो प्रधानमंत्री और चांसलर को दी जाती है। भारतीय प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर को अपने अपने पक्ष से ये रिपोर्ट दी जाती है। तो भू राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में आपसी रिश्तों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर जोर दिया जाता है, इसके नए अवसर तलाशे जाते हैं। तो नई दिल्ली में ये जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है वो हो रहा है। 2022 में ये जर्मनी में हुआ था, 6ठा जो था, और 7वां भारत में हो रहा है। तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, हर 2 वर्ष पर होता है। जर्मनी के साथ में ये एक प्रमुख मंच है अंतर सरकारी परामर्श जो भारत और जर्मनी के बीच में है। तो इस तरह से इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से ये दरअसल इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बैठक से क्या उम्मीदें हैं, ये 7वां जो आईजीसी है इससे क्या उम्मीदें हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल आर्थिक सहयोग की जब बात होती है तो व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाना, उनको आगे लेकर जाना, एक लेवल और आगे लेकर जाना, और जब हम कहते हैं कि अवसरों को बढ़ाना तो अवसरों को खोजना भी इसमें शामिल है। आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाना। रक्षा सहयोग की बात होती है जिसमें रक्षा औद्योगिक संबंधों और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। तो जो डिफेंस और इंडस्ट्री की टाइज है और जो सप्लाई चेन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। पनडुब्बी करार ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जर्मनी से 6 नई पनडुब्बियों पर कर सकता है करार, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। सतत विकास, हरित पहल और क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना। तो ये जो
सस्टेनेबल गोल्स हैं उसको पाने के लिए किस तरह से उस पर आगे बढ़ा जाए, इसकी भी बात होती है। प्रौद्योगिकी साझेदारी, उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल परिवर्तन पर सहयोग करना, कुशल कार्यबल, इसकी बात जब होती है कि किस तरह से स्किल्ड मैनफोर्स जिसको कहते हैं, जर्मनी के 2035 तक अतिरिक्त 70 लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। और टैलेंट मोबिलिटी, कुशल अप्रवासन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना। टैलेंट मोबिलिटी, किस तरह से जो स्किल्ड मैनफोर्स है, जो टैलेंटेड वर्क है, वो कैसे वहां पर जा सके। बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने पर जोर दिया जाता है और इस 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बैठक में इस पर और जोर दिया जाएगा। और जब हम 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बात करते हैं तो क्या विशेष है, इसकी जानकारी हमने आपको दी। प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है इस 7वें अंतर सरकारी परामर्श में। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके कई सारे पहलू हैं जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और इसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो स्थिरता है, स्टेबिलिटी और हरित संक्रमण यानी कि ग्रीन ट्रांजिशन, और प्रवासन और गतिशीलता और प्रौद्योगिकी और नवाचार होंगे। रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि रक्षा क्षेत्र में कुछ समझौते, 6 पनडुब्बियां खरीदने पर करार भी हो सकता है। भारत जर्मनी संबंधों में नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद इस 7वें अंतर सरकारी परामर्श से लगाई जा रही है। उसकी वजह यह भी है कि जर्मनी ने फोकस ऑन इंडिया पेपर के जरिए भारत को प्राथमिकता वाला देश माना है। ये पिछले हफ्ते ही हुआ है और ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको जर्मनी में ने माना है कि भारत एक फोकस वाला देश है। जर्मनी ने भारत के साथ बहुआयामी संबंधों की एक विस्तृत रूपरेखा सामने रखी है। प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से इस सारे विषय पर आगे बढ़ा जाएगा। अभी हमने आपको जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की और इससे पहले भी हम आपको लाइव टेलीकास्ट हमने आपको दिखाया था 18वें एशिया प्रशांत जर्मनी जो व्यापार सम्मेलन है APK, उसके बारे में, जिसमें जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था। तो ये अभी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है जिसमें दोनों देशों के प्रमुख नेताओं ने शिरकत किया। दरअसल एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी ओलाफ शोल्ज के साथ भारत आया हुआ है और दोनों नेताओं ने इसमें न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने अपने संबोधन भी दिए और जिसके ज़रिए ये बताया दोनों ही देशों के नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और चांसलर ओलाफ शोल्ज ने, कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उससे जुड़ने की ज़रूरत है। और ये साफ तौर पर कहा कि जो संरक्षणवादी नीतियां हैं उनको थोड़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये ओलाफ शोल्ज का कहना था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी की दोस्ती हर मोर्चे पर गहरी हो रही है और रणनीतिक साझेदारी का दोनों देशों के बीच में ये 25वां साल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोड मैप, तकनीक और स्किल की बदौलत दुनिया को भरोसा दिलाया कि भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत सक्षम है। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है और यही सही समय है। आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी भारत की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस को वैश्विक सप्लाई, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के लिए अहम बताया। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है।
इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है। तो इस बैठक से जो 7वीं अंतर सरकारी बैठक है उससे जुड़े हुए दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये 7वीं अंतर सरकारी बैठक है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये बेहद विशेष होने जा रही है। 7वां अंतर सरकारी परामर्श की जो बैठक है IGC, ये बेहद विशेष होने जा रही है। ये बैठक के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक वर्तमान में जारी है और 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक जिससे ढेर सारी उम्मीदें हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। प्रमुख तत्व इसमें स्थिरता, हरित संक्रमण, प्रवासन और गतिशीलता और प्रौद्योगिकी और नवाचार होने जा रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अपने जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं, आप दृश्यों में देख सकते हैं, उनके साथ में उनके सामने जर्मनी का पक्ष जो है ओलाफ शोल्स, जर्मनी के चांसलर की अध्यक्षता में जो अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ बैठे हुए हैं। तमाम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो अंतर सरकारी परामर्श है, दरअसल तमाम मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ में इस पर परामर्श होता है और ये हर 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं उनके साथ इस बैठक में हिस्सा लेते हुए, और प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री की इस बैठक के दौरान ओपनिंग रिमार्क्स। एक्सेलेंसी, भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के अवसर पर आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। एक्सेलेंसी, ये आपकी तीसरी भारत यात्रा है और सौभाग्य से ये मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली IGC मीटिंग है। एक प्रकार से ये हमारी मित्रता का ट्रिपल सेलिब्रेशन है। एक्सेलेंसी, 2022 में बर्लिन में हुई पिछली IGC के दौरान हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। 2 सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। एक्सेलेंसी, विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है, यह 2 समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। इस संबंध में पिछले हफ्ते आपने जो फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी जारी की है उसका स्वागत है। एक्सेलेंसी, मुझे खुशी है कि अपनी पार्टनरशिप को एक्सपांड और एलिवेट करने के लिए हम कई नए और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ले रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट से होल ऑफ नेशन की अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और युवा टैलेंटेड को जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आज रोड मैप ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जारी किया जा रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन और सुदृढ़ बनेगा। अभी हमने जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कुछ देर में हम सीईओज फोरम में भी भाग लेंगे। इससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डाइवर्सिफाई करने और डी रिस्क करने के प्रयासों में भी गति आएगी और सिक्योर, रिलायबल और ट्रस्टेड सप्लाई वैल्यू चेन खड़ी करने में मदद मिलेगी। क्लाइमेट के विषय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हमने ग्लोबल स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश पर उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है और आज ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी जारी किया है। हमें खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी पर काम चल रहा है। जर्मनी द्वारा जारी की गई स्किल लेबर मोबिलिटी स्ट्रेटेजी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज की ये मीटिंग हमारी पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वें अंतर सरकारी जो बैठक है उससे पहले उनका ओपनिंग स्टेटमेंट। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, बहुत स्वागत है एम्बेसडर सज्जनहार आपका। और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। प्रोफेसर पंत आपका भी बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और सीधे 7th IGC की बात करें, कैसे आप इसको हमारे दर्शकों को बताएंगे इसकी इम्पोर्टेंस के विषय में, और जिस तरह से अभी आपने ओपनिंग रिमार्क्स सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कैसे आकलन करेंगे इसका? जी बहुत धन्यवाद निखिल, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपने पूछा है जो इसका महत्व क्या है 7th IGC का। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में भी बताया था जो ये 7th IGC 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और हर 2 साल में इसकी मीटिंग होती है। 2 साल पहले ये बर्लिन में हुई थी। इससे पहले 2010 तक जिसे कहा जाता है जॉइंट कमीशन होती थी भारत और जर्मनी के बीच में, वहां के जो संबंध है उनको आगे ले जाने के लिए। 2011 से अब ये वाला शुरू हो गया जो हमारा ये IGC है वो उसमें शुरुआत हो गई। और जैसे इसको कहा है जो दिस इज एन ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। आपने देखा है अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे कौन कौन से मंत्री बैठे हुए हैं, और वो है राजनाथ सिंह जी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है, अश्विनी वैष्णव है, पीयूष गोयल है, जितेंद्र सिंह है, NSA है। तो मतलब जो भी हमारी सरकार के वरिष्ठ नेता हैं और पर्टिकुलरली जो डिफेंस में और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के क्षेत्र में हैं, वो सभी इसमें मिलकर बात करते हैं। वो सभी अपने जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके साथ पहले मुलाकात करते हैं और फिर आकर ये IGC में अपने जो उनके जो निर्णय हैं वो उनको बताते हैं, उनको अवगत करते हैं अपने लीडर्स को, और उसको फिर आगे ले जाया जाता है। तो मैं समझता हूं जैसे आपने भी कहा निखिल जी, जो ये जर्मनी एक देश है जिसके साथ हम हमारा ऐसा सहयोग बनता है, क्योंकि और देशों के साथ आपने देखा होगा जो नेता के स्तर पर यह बात होती है। और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं उसमें उन्होंने कहा जो हमें इसे ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से और आगे ले जाकर इसको ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच करना है। तो मतलब सभी लोगों की भलाई के लिए इसमें काम हो, उसके लिए हमको ये काम करना है। और बहुत सारे उन्होंने ऐसे क्षेत्र बताए। एक तो जो बर्लिन में 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वहां गए थे तो तब जो बातचीत हुई थी, तब जो निर्णय लिए गए थे, और अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा क्वांटम कंप्यूटिंग में, AI में, सेमीकंडक्टर्स में, क्लीन एनर्जी, ये देखिए नए क्षेत्र हैं काम करने के लिए, और इस क्षेत्रों में काम किया जा रहा है और दोनों देशों के संबंधों को आगे लेकर जाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें जो एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में बहुत इसको अपने दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। हमने देखा है जो पिछले कुछ सालों में हमारे दोनों देशों के बीच का
जो सहयोग है, व्यापार है, वो बहुत आगे निकल कर आया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अब हमारा बायलैटरल ट्रेड कमर्शियल पार्टनरशिप जो है करीब 33-34 बिलियन डॉलर की हो गई है। और हमारे जो लोग हैं वहां पर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। अब करीब 50,000 के आसपास हमारे वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें बढ़ोतरी हुई है, 2 गुना हुई है पिछले 4 साल में। तो आप देख सकते हैं जो कैसे दोनों देशों के बीच में परस्पर घनिष्ठता बनती जा रही है। और प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक के बारे में भी इसका जिक्र किया, जो उस क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों देशों का सहयोग, दोनों देशों का योगदान। और उन्होंने कहा जो भारत के पास, भारत इतनी तेजी से, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे चल रही है, तो हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है और डेवलपमेंट है। तो मैं समझता हूं जो ये हम आगे लेकर आए हैं, ये तीसरी यात्रा है चांसलर शोल्ट्ज की। पिछले साल वो आए थे फरवरी में, फिर सितंबर में आए G20 के समिट में, और अब ये तीसरी यात्रा है उनकी। तो इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को और बहुत आगे गति मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, जब प्रधानमंत्री के ओपनिंग रिमार्क्स को आपने सुना, उन्होंने तमाम सारी बातें कही। उसमें कहा कि जो हमारी रणनीतिक साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको एक स्टेप और आगे ले जाने की बात कही। उन्होंने खासतौर पर कहा कि विश्व आज तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में जब हम भारत और जर्मनी की बात करते हैं तो इस साझेदारी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी समय पर आधारित ये साझेदारी है, बल्कि ये एक रिलायबल सहयोग है दोनों देशों के बीच का। जो ये है रिलायबिलिटी, उसका एक बड़ा जिसको कहते हैं कि एक बड़ा फोकस पॉइंट है। कैसे देखते हैं इसको? जी निखिल, देखिए, जर्मनी के साथ भारत के संबंध काफी समय से बहुत अच्छे रहे हैं, और उसमें जो खासकर हमने आर्थिक जो संबंध रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और जर्मनी का रोल पूरे यूरोप को मोबिलाइज करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भारत ने हमेशा से जर्मनी को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखा है, और जर्मनी ने भी आर्थिक तौर पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन जो फर्क आया है पिछले कुछ सालों में, वो जिसका आपने कहा कि स्ट्रेटेजिक एलिमेंट उसमें ज्यादा सामरिक एलिमेंट घुस गया है। कि आर्थिक हमारे संबंध तो हैं ही, लेकिन आर्थिक संबंधों के साथ साथ हमारी जो सामरिक साझेदारी है, जो जिसमें कि जर्मनी में भी एक परिवर्तन आ रहा है। जर्मनी भी जब से यूक्रेन में लड़ाई हुई है उसके बाद से ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका क्या ग्लोबल रोल, रीजनल रोल, स्ट्रेटेजिक तौर पर क्या हो सकता है, और उसको किस तरह के पार्टनर्स की जरूरत है। बहुत समय तक जर्मनी का जो एक अप्रोच रहा है वो हिंद प्रशांत में खासकर वो चीन के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन इधर जो बदलाव आया है वो ये आया है कि चीन, जब से ये पश्चिमी देशों में एक खलबली मची है चीन को लेकर, और एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जो रुख चीन ने अख्तियार किया है वो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। तब से जर्मनी का अप्रोच भी डाइवर्सिफिकेशन का हो गया है। आर्थिक तौर पर वो ज्यादा एफर्ट डालना चाह रहा है भारत के साथ, ज्यादा एंगेजमेंट चाह रहा है भारत के साथ, और हिंद प्रशांत में अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है। जब से यूक्रेन क्राइसिस हुआ है उसके बाद से हमने देखा कि जर्मन फ्रिगेट्स, जर्मन वॉरप्लेन्स, जर्मनी की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हिंद प्रशांत में बढ़ी हैं। हिंद प्रशांत को केंद्र बिंदु मानकर अपनी विदेश नीति का, जिसका आपने जिक्र किया, फोकस ऑन इंडिया, जो उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उसमें भी इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा कि कैसे भारत के साथ जो साझेदारी है वो बहुआयामी है, उसके कई आयाम हैं, और उन सारे आयामों का जो निचोड़ है वो हिंद प्रशांत के आसपास घूमता है। तो वहां पर मुझे लगता है एक नई गति इन संबंधों को मिली है, और उसका हमने एक नमूना आज हमको देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की एक्सपेंसिव पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की हम आर्थिक तो है ही पार्टनरशिप, पर उसके अलावा पीपल टू पीपल एंगेजमेंट हो, सिक्योरिटी एंगेजमेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम पनडुब्बियों की जो बात कर रहे हैं, तकनीक की बात कर रहे हैं जर्मनी के साथ, ये बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, क्योंकि उसके लिए जर्मनी को अपने ही जो लॉज हैं, अपने ही जो रूल्स हैं, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में बहुत एक डिफिकल्ट, जर्मनी ने अपने ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं कि वो किस तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, किसके साथ शेयर करेगा। और अभी जब हम देख रहे हैं भारत के साथ एक नया रोड मैप जो तैयार किया गया है, उसमें
ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप में भारत को बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो ट्रस्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री ने भी इसका अपने उसमें जिक्र किया कि कैसे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक वेरिएबल है जब आप आज के संबंधों में अपनी रणनीति बनाते हैं, पार्टनरशिप्स देखते हैं। तो मुझे लगता है ये जो परामर्श है, ये जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, ये इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इसमें भारत और जर्मनी की जो संबंध है उनको एक नई गति, एक नई दिशा मिलते हुए देख रहे हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर एक नई गति और एक नई दिशा देते हुए देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ आप दोनों लोग बने रहिए। दर्शकों, हम जल्द हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और जर्मनी दोस्ती की नई उड़ान, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ ही साथ जो अभी ऑनगोइंग 7वीं अंतर सरकारी परामर्श की जो बैठक है जो जारी है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें अंतर सरकारी परामर्श बैठक के अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जर्मनी के साथ साझेदारी पर क्या कुछ कहा, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। 2 सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत की यात्रा पर हैं। जाहिर तौर पर ये जो 7वीं अंतर सरकारी जो परामर्श बैठक है ये हमने आपको बताया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सुबह मुलाकात की। उसके बाद ये जो 18वां एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुआ और अभी जो 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक है वो जारी है, बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF के, और अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर आपके पास आएँ और इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो जिस तरह से जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ जर्मनी के साथ व्यापार का ही एक एंगल नहीं रहता है। जिस तरह से अभी प्रोफेसर पंत ने कहा कि इसमें जब हम पनडुब्बियों की खरीद की बात करते हैं, जब हम रक्षा और सहयोग की बात करते हैं, तो इसका एक सामरिक एंगल भी है जो एशिया पैसिफिक के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और हम जब उसमें चीन का भी एंगल एक जोड़ देते हैं तो और महत्वपूर्ण हो जाता है वो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इसमें बिल्कुल अब एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट आ गया है दोनों देशों के रिश्तों में, भारत और जर्मनी के रिश्तों में। और इसमें एक बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जो ये हमारे संबंध है ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है हमारी। तो मतलब ये सभी आयामी, सभी जो मुद्दे हैं और देशों के बीच में केवल लेन देन के ऊपर ही नहीं है। और इसीलिए आपने जो अभी जिक्र किया डिफेंस का एरिया है, इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। पनडुब्बियों को लेने की बात हो रही है, परंतु उससे अधिक देखिए पहली बार भारत और जर्मनी के बीच में एक्सरसाइजेज हुई हैं इंडियन ओशन में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहूंगा जो स्ट्रेटेजिक नजरिया जो है जर्मनी का, एशिया की तरफ देख लीजिए या इंडो पैसिफिक की तरफ देख लीजिएगा, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। उसका जो फोकस था वो बेसिकली था जो कैसे
व्यापार किया जाए, कैसे निवेश किया जाए। और उसमें हमने देखा है जो काफी बढ़ोतरी आई है। 2000 में हमने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किया। 2011 में जैसे हम बात कर रहे थे, ये आईजीसी का इनिशिएटिव लिया गया। तो इन सभी का जो नतीजा है बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। परंतु पिछले कुछ सालों में जब हमने देखा है जो चीन की विस्तारवादी नीति बहुत ही अधिक हो गई है, और जैसे अब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और उसमें चीन रूस के साथ है। चीन का अगर देखा जाए साउथ चाइना सी में देखा जाए, ईस्ट चाइना सी में, इंडियन ओशन में, तो वहां पर सब जगह वो अपना प्रभाव बढ़ाने का, वहां पर अपना फुटप्रिंट को इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले अगर हम देखें तो देखिए, जैसे यूरोप में अगर और देश लें, यूनाइटेड किंगडम लें या फिर फ्रांस लें, तो उनका प्रेजेंस है यहाँ पर, उनका एक्सपीरियंस रह चुका है इसमें, एशिया में, पैसिफिक क्षेत्र में। जर्मनी का थोड़े से कुछ आइलैंड्स थे वहां पर, जो न्यू कैलिडोनिया वगैरह है या ओशियाना एरिया है, परंतु उसमें उसका अब कोई वहां पर वो पोजेशंस नहीं है। तो इसका मतलब है उसका वहां पर जो रुचि है बहुत कम हो गई है इंडो पैसिफिक में। परंतु पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जो उसको वहां पर और तेजी से आना पड़ रहा है, क्योंकि चीन का वहां पर दबदबा इतना बढ़ता जा रहा है जो सभी देशों के लिए चिंता का विषय हो गया है। आपको याद होगा जो कुछ साल पहले हमने देखा था, जो जब एंगेला मर्केल थी, इनसे पहले ओलाफ शोल्ज से पहले एंगेला मर्केल थी, और वो जब यूरोपियन यूनियन काउंसिल की वो प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट चीन के साथ किया था, और आखिरी दिन तक वो उसको लगी रही जो ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन होना चाहिए और इसको हमें लागू करना चाहिए। परंतु अब हालात ऐसे हो गए हैं जो ये जिसे कहा जाता है डी कपलिंग किया जाए, डी रिस्किंग किया जाए, या चाइना +1 स्ट्रैटेजी की जाए। सभी जो देश है वहां के यूरोप के, वो यही सोचने लगे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन्स को जब पेंडेमिक हुआ तो चाइना ने वेपनाइज करना उसे शुरू कर दिया। तो इसीलिए चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, हमने देखा है जो वहां पर कैसे चीन जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनके साथ वो 16+1 अपना इनिशिएटिव लेकर आया, जिससे कि वो जो नए देश वहां पर यूरोप के हैं जो अभी अभी जिनको आजादी मिली है, उनको यूरोप से, उनको और पश्चिम यूरोप के देशों के बीच में अलग थलग किया जा सके। परंतु हमने देखा है जो उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, और इससे ये जो देश हैं, चाहे फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूके है, और जो देश है जर्मनी है, ये सचेत हो गए हैं। और इसीलिए वो चीन को अगर पुश बैक करते हैं, अगर एक उनके पास कोई विकल्प है, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव है, तो वो भारत है। और इसीलिए हमने देखा है जो अब ये फोकस ऑन इंडिया एक स्ट्रैटेजी बनाई है जर्मनी ने, जिसमें उन्होंने न केवल ये चाहते हैं जो संबंधों को आर्थिक क्षेत्र में आगे लेकर जाया जाए, परंतु इंडो पैसिफिक के और सामरिक क्षेत्रों में भी इसको आगे ले जाया जाए। और मैं समझता हूं ये जो मुलाकात हो रही है आईजीसी की, और जो प्रधानमंत्री और चांसलर ओलाफ शोल्ज ने जो एक बयान दिया है, जो एक संबोधन किया है एपी को एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि जर्मनी के करीब 650-700 जो उच्चतर बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भाग लेते हैं। और वो इस साल भारत में उसको आयोजित किया गया है 25 और 26 तारीख को। तो मैं समझता हूं जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे भारत और जर्मनी के संबंधों में एक साइटन विंडे, यानी कि एक बड़ा मोड़ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और ख़ासतौर पर यूक्रेन में जारी युद्ध है, रूस यूक्रेन, और उसके बाद जो इजराइल के साथ में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक बदलाव हैं उसकी ओर ध्यान खींचा गया है।
प्रोफेसर पंत, आप किस तरह से इसको देखते हैं कि अपनी साझेदारी को इस ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में किस तरह से भारत और जर्मनी एक अलग रूप दे सकते हैं, एक अलग, जिसको कहते हैं ना कि जब हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मल ये है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक कदम और आगे जाएगी? जी देखिए, भारत और जर्मनी दोनों ही देश ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा से रूल्स बेस्ड ऑर्डर और ग्लोबल स्टेबिलिटी के पक्ष में बात रखी है। और कहीं पर दोनों ही देश ये चाहेंगे कि जिस तरह का माहौल दुनिया में बना है, जहाँ पर एक लीडरशिप वैक्यूम है, हमारे जो एक तरह से जियोपॉलिटिकल कंपटीशन कॉन्टेस्टेशन जो बड़ी शक्तियां हैं उसमें बढ़ता जा रहा है, पोलराइजेशन बहुत है, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करें तो वो काम नहीं कर रहे हैं। जर्मनी और भारत शुरू से ही मल्टीलैटरलिज्म के पक्षधर रहे हैं। हम दोनों ही एक साथ दोनों देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए काम किया है और उसकी बात आगे रखी है। तो मुझे लगता है इस समय जो हो रहा है, जो पोलराइजेशन है, जो कॉन्टेस्टेशन है, उसको देखते हुए भारत और जर्मनी दोनों अगर अपनी साझेदारी बढ़ाते हैं तो वो न सिर्फ बायलैटरली एक आगे बढ़ेंगे, उनके द्विपक्षीय संबंध अच्छे होंगे और उसमें इजाफा होगा, बल्कि एक ग्लोबल जो लैंडस्केप है उसमें बदलाव आने की भी काफी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोनों ही एक एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक पावर है, एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है, और दोनों को अगर साथ काम करना है, दोनों अगर साथ काम करते हैं तो वो एक भू राजनीतिक और जियो इकोनॉमिक दोनों ही पर्सपेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट एक साझेदारी हो सकती है। और उसी का मुझे लगता है एक नमूना हम आज देख रहे हैं, और जो भी बातें हम सुन रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि एक तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये इंडिया जर्मन रिलेशनशिप के लिए, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जरूर एक ऐसे मोड़ पर जर्मनी खड़ा है और ऐसे मोड़ पर दुनिया खड़ी है जहां पर जर्मनी को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव लाने हैं और ला रहा है, और भारत के साथ जिस तरह के संबंध होने चाहिए थे उस तरफ कदम अब फाइनली बढ़ रहे हैं। और भारत भी इस समय पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दे रहा है और हर तरह की पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दे रहा है। और जर्मनी के साथ चाहे वो तकनीक की पार्टनरशिप हो, चाहे वो एजुकेशन पार्टनरशिप हो, स्किल बेस्ड पार्टनरशिप हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात आप करें, हाई एंड इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की आप बात करें, और सामरिक और आर्थिक मुद्दों की बात करें, तो वहां पर पार्टनरशिप में कोई ऐसी फॉल्ट लाइन नहीं है जिसको कि साधा नहीं जा सकता। तो मुझे इसीलिए इस बैठक से बहुत उम्मीद है, और आगे आने वाले समय में इन संबंधों को जिस तरह से क्राफ्ट किया जा सकता है, एम्बिशियस एक मोमेंटम इसमें लाया जा सकता है, उसको देखते हुए काफी उम्मीद इस बैठक से बन रही है। जी, निश्चित तौर पर। तो भारत और जर्मनी के बीच जो सहयोग है उसको साइटन वेंडे कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं। हम कुछ देर पहले हमारे साथ एक मेहमान जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये भारत और जर्मनी के संबंधों में मणिकांचन योग है। तो एक नए टर्म्स भी इसके लिए दिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये उत्साहित करने वाला है। फिलहाल हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी कहीं मत जाइएगा, हम इस चर्चा को ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं 7वें IGC की इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की अंतर सरकारी परामर्श की, जिसकी बैठक जारी है हैदराबाद हाउस में, और उससे जुड़ी हुई हम तमाम अपडेट्स आपको
देते रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के ओपनिंग रिमार्क्स में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है, यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसीज की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, अशोक सज्जनहार और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, अभी आपने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना, जिस तरह से वो कहते हैं कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वक्त के साथ जिसको कहते हैं कि उसमें कोई फेर बदल होने वाला है, बल्कि ये दुनिया को एक दिशा दिखाने वाले और ख़ासतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बेहद निर्णायक होने जा रही है। कैसे आकलन करते हैं इसका? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इंडो पैसिफिक के बारे में उन्होंने कहा और कहा जो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा लेन देन की हमारी ये संबंध नहीं है। हमारा तो बहुत ही बहुआयामी है, जिसका की अर्थ, जिसका की असर बहुत दूर दूर तक जाएगा। उन्होंने दो चीजें कही निखिल। एक तो कहा उन्होंने रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ हम इंडो पैसिफिक क्या देखते हैं, जो वहां पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 उसको वहां पर बहाल होना चाहिए, परंतु उसकी बहाली को दरकिनार करते हुए चीन वहां पर अपनी विस्तारवादी नीति कर रहा है। अगर हम साउथ चाइना सी में देखें, दक्षिण चीन सागर में अगर देखें, तो वहां पर वो उसने एक 9 डैश लाइन बनाई है, और पहले भी थी वो 9 डैश लाइन। 1949 जब से चीन में वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कायम हुई, उन्होंने ये वाली 9 डैश लाइन तभी दे दी थी, परंतु इसके ऊपर उन्होंने इतना कुछ काम नहीं किया। जब से शी जिनपिंग आए हैं 2012 में, तब से इसके ऊपर वो ज्यादा जोर देते रहे हैं, और यहां तक कि 2016 में एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक निर्णय आया, जो चीन जो यहां पर ये डिमांड कर रहा है 9 डैश लाइन, जो पूरे जो क्षेत्र है उसमें वो करीब, देखिए साउथ चाइना सी का क्षेत्रफल है करीब 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब भारत के क्षेत्रफल से भी कहीं अधिक है। परंतु वो कहता है जो इसका करीब 80-90% मेरे ही पास है, क्योंकि हमारे मछुआरे 2000 साल पहले दूर दूर तक वहां पर मछली पकड़ने जाते थे। तो अब उसने जब फिलीपींस उसको लेकर गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, 2016 जुलाई में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा जो ये चीन जो मांग रहा है ये बिल्कुल गलत है, उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। फिर भी चीन उसको अपने वहां पर जो भी टापू है, द्वीप हैं, जो और देशों को, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, उनको बिलोंग करते हो, पर वो उनके ऊपर कब्जा जमाए हुए है और उनके ऊपर वो अपने अस्त्र शस्त्र वहां पर स्थापित कर रहा है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब एक जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, रूल है, जो कानून है, उसको वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो उन्होंने कहा जो वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, चीन कहता है क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है, अगर ये मेरा जैसे मेरा बॉडी ऑफ वाटर है और किसी का अगर कोई यहां पर आता है तो मुझसे अनुमति लेनी चाहिए, परंतु हम तो समझते हैं और पूरी दुनिया समझती है जो वो एक ग्लोबल कॉमन्स है, वो सभी दुनिया के लोगों के लिए, वो उनकी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें दोनों देश, भारत और जर्मनी, मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे कि स्टेबल और सिक्योर दो जो डेमोक्रेसीज हैं ये मिलकर वहां पर काम करें, जो वहां पर स्टेबिलिटी भी आए और सिक्योरिटी भी आए, और इसमें जर्मनी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमने देखा है जर्मनी का जो नजरिया है सामरिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, निखिल, वो पिछले कुछ सालों से बहुत बदला है, क्योंकि पहले अपनी रक्षा में वो बिल्कुल कुछ
इन्वेस्ट नहीं करते थे। और अब हमने देखा है यूक्रेन युद्ध के बाद उन्होंने ऐलान किया जो $100 बिलियन हर साल वो अपनी रक्षा के लिए वो उसका प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं जो धीरे धीरे जर्मनी का जो रुख है पूरी दुनिया के लिए वो बहुत ही एक सामरिक तरीके से भरा हुआ है, और इसमें भारत और जर्मनी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, चाहे वो पैसिफिक हो, इंडियन ओशन हो, दोनों मिलकर वहां पर शांति, स्थिरता और समृद्धि को ला सकते हैं। जी प्रोफेसर पंत, अगर हम एम्बेसडर सज्जनहार की बात को ही आगे बढ़ाएं और इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश करें कि जो चीन पर निर्भरता है दरअसल वो जर्मनी ख़त्म करना चाहता है, चाहे वो सामरिक जो अपने जिसको कहते हैं कि मजबूरियां शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, या चाहे वो चीज़ें हों या फिर जो व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसकी वजह से, तो ये इंडिया एक तरह से उसके लिए एक सबसे बेस्ट पार्टनर के तौर पर उभर सकता है, और चीन के ऑप्शन के तौर पर इंडिया को देख रहे हैं तमाम यूरोपीय देश, जिसमें जर्मनी अग्रणी है। ऐसे समझे? जी बिल्कुल। देखिए उसमें कई आयाम हैं, पर ये जिसका आपने जिक्र किया है बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों से माहौल बदला है चीन को लेकर पश्चिमी देशों में, और एक जागरूकता आई है कि जो ओवर डिपेंडेंस है चीन के ऊपर, सप्लाई चेन्स की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी मिनरल्स की हो, प्रोडक्ट्स की हो, इंटरमीडिएट गुड्स की हो, ये बड़ी अपने एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और एक जो जब कोविड क्राइसिस हुआ था उस दौरान भारत ने भी और पूरे विश्व ने, खासकर पश्चिमी देशों ने, ये देखा कि किस तरह से चीन वेपनाइज कर रहा है अपनी ये जो डिपेंडेंस है, ओवर डिपेंडेंस है उसके ऊपर देशों की। तो वो कहीं पर एक बड़ा झटका लगा। उसके बाद यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसमें पता चला कि आपकी डिपेंडेंस जो है वो रूस के ऊपर बहुत ज्यादा है। जर्मनी की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी, एनर्जी सप्लाईज रूस से आ रही थी, और एकदम से जर्मनी को उसके बाद रिकैलिब्रेट करना पड़ा। तो बहुत बड़ा झटका था जर्मनी के लिए, जो कि जर्मनी नहीं चाहता है कि वो यही तरीका उसको बाद में चीन के साथ अख्तियार करना पड़े। तो धीरे धीरे जर्मनी और यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रैटेजी है वो पहले डीकपलिंग की बात हो रही थी, लेकिन ये रियलाइजेशन हुआ कि डी रिस्किंग एक बेटर अप्रोच है, जिसमें कि हम अपनी डाइवर्सिफाई कर पाए अपने पार्टनर्स को, और दूसरे देशों के साथ ऐसे संबंध बना पाए जो कि ज्यादा सशक्त जमीन पर खड़े हों। चीन के साथ जो संबंध है वो ट्रांजैक्शनल हैं, लेकिन भारत जैसे देश जो कि डेमोक्रेटिक हैं, जहां पर वैल्यूज सेम है, जहां पर ट्रांसपेरेंसी है, जहां पर हम एक ही तरह की वर्ल्ड ऑर्डर को चाहते हैं, एक ही तरह की वर्ल्ड ऑर्डर की प्रिंसिपल्स को हम प्रमोट करते हैं, उसके साथ जो संबंध बनेंगे वो चीन के संबंधों के कंपैरिजन में ज्यादा सशक्त होंगे। और उसी को देखते हुए जर्मनी की जो पूरा अप्रोच है, यूरोप का पूरा अप्रोच है, पहले वो बदला, फिर जर्मनी का हमने देखा धीरे धीरे उसमें बदलना शुरू हुआ। और अभी जो फोकस ऑन इंडिया जो हमने डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो जर्मनी ने रिलीज किया, इंडिया स्ट्रैटेजी है वो उनकी, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई कि भारत के साथ अगले दशक में बहुत बहुआयामी संबंधों को बनाया जाएगा। आर्थिक तौर पर एक बड़ा पार्टनर भारत उभर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स को जोड़ के देखें तो उसमें हिंद प्रशांत को केंद्र में रखकर देखें तो उसमें भारत की सेंट्रलिटी बहुत क्रिटिकल हो जाती है। और उसी को देखते हुए जो बयान दिए जा रहे हैं, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, या जिस तरह की आज जो इस इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस में जिस तरह की हम मुद्दे उभरते हुए देख रहे हैं, वो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि जर्मनी बहुत सीरियस है इस बात को लेकर कि वो किस तरह से डाइवर्सिफाई करे। हालांकि डिपेंडेंस चीन पर बहुत ज्यादा है, हमारी भी आप देखिए ट्रेड की डिपेंडेंस अभी भी गलवान के बाद भी काफी बड़ी बनी हुई है। तो जैसे भारत कोशिश कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन की, जर्मनी कर रहा है, यूरोप कर रहा है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है ये जो एक नया मोमेंटम इस रिलेशनशिप में आया है उसको समझने की जरूरत है। जी एम्बेसडर सज्जनहार, जब अभी आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले जब 18वां एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को शोल्स ने संबोधित किया था, चांसलर शोल्स ने, तो उन्होंने कहा कि संरक्षणवादी नीतियों से बचने की ज़रूरत है और इससे इनोवेशन में कमी आएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ उसके लिए भी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड।
तो कैसे इसको देखते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये मुद्दा उठाया है। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो उन्होंने कहा, चांसलर शोल्ज ने कहा, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हुई थी 2007 में और तब ये कहा गया था जो इसको हम 2 साल में, ये वाली जो एग्रीमेंट है इसको हम पूरा कर देंगे, इसको कार्यान्वित कर देंगे। देखिए अब 2 साल की जगह अब करीब 17-18 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक वो एग्रीमेंट नहीं हुई है। क्योंकि पूरी नहीं हुई है क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें मसले आते रहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारी तरफ से कुछ वहां पर जिसे मोबिलिटी कहा जाता है, जो हमारे लोग जो हैं टेक्निकली प्रोफेशनल लोग हैं, वो वहां पर यूरोप में जाकर काम कर सके टेम्परेरीली, ये नहीं जो उनको पूरी तरीके से इमिग्रेशन दिया जाए वगैरह। और वो यूरोप अपने प्रॉब्लम्स के वजह से वो नहीं मानता है। परंतु आपने अब जब देखा है 2019 में हमने माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन की है जर्मनी से, और केवल जर्मनी से नहीं, बहुत और देशों से। मैं अगर आपको एक थोड़ा पर्सनली इसमें बताऊं तो जब मैं एम्बेसडर था स्वीडन में, तब हमने पहली बार माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन की थी। तो अब जर्मनी के साथ भी हो गई है, बेल्जियम के साथ, बहुत देशों के साथ हो गई है। तो मतलब हमारे लोग वहां पर लीगल तरीके से वहां पर वो जा रहे हैं और इससे दोनों देशों को फायदा हो रहा है। और अब ये शुरुआत हो गई है। अभी 3 एग्रीमेंट्स ये बनी है, एक ट्रेड इन गुड्स होगा, ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट्स होगा और एक होगा ज्योग्राफिकल ओरिजिन्स के ऊपर एग्रीमेंट होगी। तो मैं समझता हूं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे ले जाने में कुछ समय लगेगा, परंतु फिर भी बहुत जल्दी हम इसके तोड़ पर पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही जो संरक्षणवाद नहीं, अभी भी देखिए यूरोप के लोग यही समझते हैं, यूरोप की लीडरशिप यही समझती है जो भारत की जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा है अभी भी। और देखिए यही अमेरिका से भी कहा गया जो हमारे टैरिफ्स ज्यादा हैं, तो हम टैरिफ्स को नीचे कर रहे हैं, परंतु इसमें थोड़ा समय लगेगा। और यही चांसलर शोल्ज का भी कहना था जो भारत को इसके ऊपर जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि जब अगर टैरिफ्स ज्यादा होंगे तो आप इनोवेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं आ पाएंगी। तो इसीलिए मेरे विचार से दोनों बातें जो उन्होंने कही उसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्दी मेरे विचार से उसमें अच्छा हमें निष्कर्ष नतीजा देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर। तो हम सब आशान्वित हैं इस 7वें आईजीसी से, और जो 18वीं AKG चल रही है, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट जो चल रही है, उसको लेकर के हम और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल प्रोफेसर सज्जनहार और प्रोफेसर पंत, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विचार साझा करने के लिए। तो भारत और जर्मनी दोस्ती की एक नई उड़ान इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके हम और नए अपडेट्स के साथ, नए अंक के साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए शनिवार 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर।